एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेंस की तैयारी आपने अपने प्री के साथ ही शुरू कर दी होंगी। और जिनका भी एसबीआई क्लब प्री अच्छा हो गया है उन्होंने तो डेफिनेटली मेंस की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही एक यूजफुल टॉपिक लेके आई हूँ जो है इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। मेरे को मेरे बहुत सारे जूनियर्स ने मैसेज किए हैं कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर करो प्लीज़, इंग्लिश कैसे करनी है। इंग्लिश में मतलब एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, अटेम्प्ट्स अगर हो जाते हैं अच्छे खासे तो एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। तो मेरे को ना एक जो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लगा, जो बात लगी मेरे को, वो ना मेरे को एक इंसान ने बोला कि सब बोलते हैं प्रैक्टिस करो लेकिन कैसे करनी है वो नहीं कोई बताता। तो मैं ना इधर वही हेल्प करने वाली हूँ आपकी कि आपको कैसे करना है, आपको करना है लेकिन कैसे करना है, तो वो चीज़ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, लाइक आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ख़राब से मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो, मतलब आपको ना वर्ड्स के मीन्स पता है लेकिन आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है। तो मैं ना देखो, सब लोग बोलते हैं कि ग्रामर को ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। अगर आपका एग्ज़ाम क्लोज है तो आप उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। तो देखो, बिना ग्रामर के ना, अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो देखो दिक्कतें आएंगी। ग्रामर आपको करनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम बहुत क्लोज है और आपकी ग्रामर ठीक ठाक है, उस टाइम आप ग्रामर को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ग्रामर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो उस टाइम आप स्किप नहीं कर सकते, ग्रामर को आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसका मैं रीज़न देती हूँ। लाइक आरसी है कोई, अब आरसी में ना वो जैसे दो स्टेटमेंट दे दी, किसी एक पर्टिकुलर कंजक्शन को, प्रीपोजिशन को जोड़ के ऐड कर दिया उसमें, तो उस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी है तो अगर और आपको नहीं पता उसका यूज़, तो आप क्या करोगे, पूरा स्टेटमेंट को पॉजिटिव ले लोगे या नेगेटिव ले लोगे। लेकिन जब वो कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इस चक्कर में ना जो आपका इन्फेरेंस होगा वो भी गलत निकल के आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उससे टोन होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। बात पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है, आपको पता ही नहीं है, तो आप इन्फेरेंस उसका निकाल ही नहीं पाओगे। तो ना इसलिए ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रामर आपको करनी कैसे, देखो, अगर आपके पास कोई कोर्स है, मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी बिल्कुल ज़ीरो है तो आपको कोर्स लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप खुद से पढ़ोगे तो खुद से पढ़ने में उतना नहीं हो पाता है, अगर कोई चीज़ हम बेसिक लेवल से हमें सीखनी हो तो। अगर स्टिल आपको कोर्स नहीं करना है तो मैं ना आपको कुछ बुक रिकमेंड करने वाली हूँ, दो बुक जो मेरे को बहुत अच्छी लगी हैं। मेरे पास इंग्लिश की बुक्स की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारी हैं क्योंकि मेरे पापा जी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश की बुक्स इस वजह से मेरे पास हैं, और उन्हीं में से दो बुक्स, जो एक है परफेक्ट इंग्लिश और एक है ल्यूश एंड की इंग्लिश। ये ना ग्रामर लेवल पे मतलब बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसमें ना आपको एक चीज़ मिलेगी, लाइक आपने कोई कोर्स परचेज़ किया, आप वहाँ से अपनी क्लासेस कर रहे हो, तो आपको ना वहाँ प्रैक्टिस की कमी रहेगी। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ग्रामर के लिए, तो प्रैक्टिस सोर्स के लिए ना आप उन बुक्स को रिकमेंड कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी हैं, थ्योरेटिकली भी वो बहुत अच्छी हैं बुक्स दोनों ही। मैं वापस नाम बताती हूँ, एक है परफेक्ट इंग्लिश और एक है ल्यूशेंट, ठीक है। अरिहंत भी अच्छी है, वो भी है मेरे पास। तो ये तीन बुक्स हैं, दो तीन बुक्स आप कोई भी ले सकते हो। अब देखो, इसमें ना मेरे पास पीडीएफ सोर्स नहीं है कोई भी, बिकॉज मेरे को इंग्लिश की मतलब ऐसे पीडीएफ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेरे पास इसका कोई पीडीएफ सोर्स नहीं है। तो इसमें मैं आपको बुक ही रिकमेंड कर सकती हूँ। कोर्स की रही बात, तो कोर्स ना देखो, मैं किसी भी टीचर को ये मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि किससे करें आप, आपको जिस टीचर का समझ में आता है आप उससे कीजिए। लेकिन स्टिल आपको नहीं पता किससे करना चाहिए, रिकमेंडेशन आपको चाहिए, तो अगर देखिए निमिषा मैम का अगर कोई कोर्स है आप चेक कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता अभी जिस प्लेटफॉर्म पर वो पहले पढ़ाती थी, कुछ कोर्सेज अभी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं किए गए हैं, वहाँ से हटाए नहीं गए। अगर उनका कोर्स वहाँ पे है तो आप वो कोर्स कर लीजिए, बिकॉज उन्होंने यस ऑफिसर पे शायद अभी कोई ऐसा ग्रामर का कोर्स लॉन्च नहीं किया है। अगर किया है तो आप एक बार देख लेना। तो निमिषा मैम को मैं रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा अगर आप और किसी टीचर से पढ़ते हैं तो आप उनसे एक बार ग्रामर का कोर्स कर लीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग जो आती है ग्रामर के बाद, वो आती है अंडरस्टैंडिंग की, कि ग्रामर हो रही है, ग्रामर समझ में आ रही है, लेकिन ना जो पैसेज है या फिर जो पैराजम्बल है, कुछ भी है उसमें ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ना जो सब लोग रिकमेंड करते हैं वही मैं रिकमेंड करूँगी, एडिटोरियल। एडिटोरियल मैंने शुरू में किया था, अभी मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो एडिटोरियल ना, दो एडिटोरियल मैं बोलूँगी, या तो द हिंदू कीजिए या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया कीजिए। मैं करती थी टाइम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज उसमें ना जो सोशल टॉपिक होते हैं वो बहुत मेरे को मतलब रिलेवेंट से लगते थे और मतलब थोड़े इंटरेस्टिंग से लगते थे, तो उन्हें करने में मतलब अच्छा लगता था मुझे, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया करती थी।
आप द हिंदू भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, आप जो भी पढ़ते हैं वो कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ कि आप ना शुरुआत खुद से मत कीजिए एडिटोरियल की। आप ना क्लास लेना शुरू कीजिए पहले एडिटोरियल की, अगर आपको बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से करना है तो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसमें भी मैं निमिषा मैम की क्लास आपको रिकमेंड करूँगी। उसमें ना बिकॉज मतलब क्या होता है, एक तो जो फ्रेजल वर्ब्स आ रही हैं उसमें, जो वोकैब आ रही है उसमें, आप डेली क्लास करोगे ना तो वोकैब ना रिपीट होती हैं, तो आप कंसिस्टेंट रहोगे तो वो चीज़ आपको याद होती जाएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, स्किमिंग करना आपको आएगा और पूरा उसको एक तरीके से कैसे पढ़ना है वो चीज़ आपको आएगी, तो मतलब एक तरीके से आप अप्रोच सीखने लग जाएंगे। तो ये हो गई अंडरस्टैंडिंग की बात। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलूँगी, एक ना मतलब बहुत लोग रिकमेंड करते हैं बुक रीडिंग। तो देखो अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा मैं ना आपको जो रिकमेंड करने वाली हूँ वो है इंग्लिश की डिस्क्रिप्टिव बुक, जो हम जैसे लेटर, ऐसे और प्रिसाइज राइटिंग आता है SBI PO में, IBPS PO में, उसके लिए निमिषा मैम की एक बुक है डिस्क्रिप्टिव बुक, मैं दिखा देती हूँ आपको। हियर इट इज़, ये बुक है, ये मेरे पास है, मैंने ली थी, मैंने पूरी जब ही पढ़ ली थी। तो इस बुक में ना क्या मतलब मैंने ये क्यों रिकमेंड की, इसकी ना लैंग्वेज टफ नहीं है, मतलब इसकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप इसके ना ये फ़ायदे हैं कि एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे आपको मेंस की तैयारी आपकी साथ में होती चलेगी डिस्क्रिप्टिव की, उसमें ना जो सोशल टॉपिक्स रहते हैं उनका क्या मतलब कैसे करने चाहिए, क्या उनका अप्रोच रहनी चाहिए, वो चीज़ भी आप सीखते जाओगे इसमें साथ साथ। तो ये ना इस वजह से मैं इस बुक को रिकमेंड कर रही हूँ। तो इस बुक के साथ आप एडिटोरियल करते रहिए, बेस्ट रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तीसरी चीज़ जो है रिकमेंड करने वाली मेरी, वो है कि अभी ना आप मॉक मत दीजिए। मॉक आपको कब देना है, जब आपको लगे कि हाँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगी कि मॉक्स अगर आप दे रहे हो उसमें मार्क्स नहीं आ रहे तो उस चीज़ का मैं बताने वाली हूँ। लेकिन अगर अभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो अभी आप मॉक्स मत दीजिए, अभी आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, ज़्यादातर प्रैक्टिस पे, अंडरस्टैंडिंग पे, रीडिंग पे, स्पीड में, मतलब इसमें स्पीड का क्या रोल है, इसमें रीडिंग जो होती है ना, लाइक RC पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसको वो वाली स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो आपकी डेली एडिटोरियल से या फिर जो क्लास होती हैं उससे आएगी, जिसमें मैम क्लास में करवाती हैं RC वगैरह, तो वो वहाँ से आपकी आएगी, ठीक है। तो अभी ना मॉक्स आपको नहीं देना है। हाँ, वन मोर थिंग कि अब जैसे ये RC वगैरह है तो इनकी प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, तो देखो इसके लिए ना निमिषा मैम प्री और मेंस दोनों की चेकलिस्ट देती हैं डेली, आप वो चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो। हाई लेवल रहती हैं, प्री की भी हाई लेवल रहती है और मेंस की भी हाई लेवल रहती है, लेकिन अगर आप हाई लेवल से करोगे ना तो मतलब मैं सच में बता रही हूँ हाई लेवल ही करना चाहिए, कभी भी आपको एग्जाम लेवल नहीं करना चाहिए। मेरे साथ कई मेरे जूनियर्स हैं जो बोलते हैं कि मतलब इतना हाई लेवल करने का क्या फ़ायदा, मतलब हम अगर लो या फिर एग्ज़ाम लेवल करेंगे तो मतलब फ़ायदा है उसका हाई लेवल का, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम लेवल करेंगे तो थोड़ा जल्दी कर पाएंगे उसी चीज़ को, एग्ज़ाम लेवल तक ही तो पहुँचना, हमें क्या करना हाई लेवल करके। लेकिन ना देखो अगर आप एग्ज़ाम लेवल करोगे ना तो आपको एग्ज़ाम से भी कम लेवल रहने वाला है, और जब हाई लेवल करोगे ना तब आपका लेवल एग्ज़ाम वाला हो पाएगा। तो आप ना, मैं उन्हीं की चेकलिस्ट को रिकमेंड करती हूँ, आप उन्हीं की चेकलिस्ट को कीजिए। उसमें कोई चीज़ शुरू में आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगी, लेकिन आप करते रहिए, धीरे धीरे उसमें आपको मतलब होने लगेगा। और ना इंग्लिश टेक्स टाइम यार, इसमें ना थोड़ा पेशेंस रखना, ये टाइम लेगी, मेरे को भी टाइम लगा था, आपको 2-3 महीने में ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बट आपको ना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, और लेकिन धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये ही मेरे साथ भी हुआ था, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश के लिए चेकलिस्ट से, ठीक है। अब जो लास्ट वन थिंग जो मैं बताऊंगी मॉक्स के बारे में, लाइक आप मॉक्स दे रहे हो और मॉक्स में ना आपकी एक्यूरेसी बिगड़ रही है, तो उसमें मैं क्या रिकमेंड करती हूँ कि देखो चाहे अटेम्प्ट्स कम रखो, लेकिन जिसमें आप बहुत ज़्यादा श्योर हो उसी को टिक कीजिए। कभी कभी ना हमें लगता है 99% यही आंसर होने वाला है, लेकिन इंग्लिश में अगर हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती ना तो वो चीज़ हमको वहाँ फंसा देती है। बहुत ज़्यादा लगता है 99% वही होगा, यही होगा आंसर, लेकिन आंसर गलत निकल आता है और इसी चक्कर में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरे साथ खुद पहले ऐसे होता था कि 15 सही कर रही हूँ तो 16 गलत कर रही हूँ, ये चीज़ मेरी रहती थी मेंस के मॉक्स में। बट अभी तो खैर काफ़ी सही हो गया है, अभी भी मतलब रहता है मेरा, बट उतना नहीं रहता, अभी 4-5 गलत हो जाते, 2-3 गलत हो जाते
जाते हैं। और जब मैं ये सोचूँ ना कि मतलब कभी कभी मेरे को मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ हैं, बैचमेट्स हैं, वो मेरे को रिकमेंड अगर करें कि यार तू अटैम्प्ट कम रखती है, इस वजह से तेरे थोड़े कम मार्क्स रह जाते हैं, तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि चलो इस बार ना मैं अपने अटैम्प्ट्स बढ़ाऊंगी, और जिसमें मैं 98 to 99% भी श्योर भी हूँ, उसे भी मैं टिक कर दूंगी। तो क्योंकि एनालिसिस के टाइम कभी करते हैं ना कि यार ये हमारा सही था, हम सही कर रहे थे, इसको कर देते, टिक कर देते। उस टाइम जब मैं ये सोच लेके चलती हूँ ना मॉक्स देने, तो मेरा मॉक्स 101% बिगड़ता है, 101% बिगड़ता है, बहुत ख़राब जाता है, बहुत ज़्यादा मेरी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है। और यही चीज़ मैं सीखती हूँ उससे कि यार मेरी एक्यूरेसी क्यों बिगड़ी, क्योंकि मैंने अप्रोच बदल दी अपनी। और मेरी पहले अप्रोच क्या थी कि जिसमें मैं इंग्लिश में 100% श्योर होंगी उसी को करूँगी। इस वजह से तो मतलब आप ना पहले अपना अप्रोच उसी को रखिए। हालांकि जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए उस टाइम पे आप वो चीज़ कर सकते हो, 99% श्योर में टिक कर सकते हो। लेकिन अगर जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तब तक आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, और सारे ऑप्शन सही लगेंगे तो आप किसी ना किसी पर टिक कर दोगे और आपकी एक्यूरेसी पक्का बिगड़ेगी। तो आप ना ये कीजिए कि मतलब एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, जिसमें आप पूरे श्योर हो उसी क्वेश्चन को कीजिए। एक और चीज़, मॉक को अटेम्प्ट करना। मैं ना पहले आरसी को अटेम्प्ट करती थी, मतलब कभी कभार अगर अभी इजी लगे तो अभी भी कर लेती हूँ, बट आरसी को ना मतलब लास्ट में करना चाहिए। मैंने अपने एग्ज़ाम में भी यही किया था। जब मैंने पीओ प्री का एग्ज़ाम दिया था ना, तो उसमें मैं फंस गई थी। मेरे 10 मिनट मेरे आरसी में निकल गए थे, बच्चे मेरे पास 10 मिनट थे, मतलब 13 मिनट, मेरे 13 मिनट आरसी में निकल गए थे, बिकॉज आरसी बहुत कन्फ्यूजिंग था। तो ना मैं रिकमेंड करती हूँ कि आरसी और पैराजम्बल को आप लास्ट के लिए छोड़िए, और उससे पहले जो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर्स, एरर्स वाले, ये क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। आरसी और पैराजम्बल आपको लास्ट में करने हैं, और एक्यूरेसी का ध्यान रख के चलना है। डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस जिसमें आप श्योर नहीं हो एकदम, ठीक है। ये था मॉक अटेम्प्ट करने का तरीका। बाकी आप लोगों को जो भी मुझसे हेल्प चाहिए आप मेरे को बता देना। ये मेरी पूरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी है, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया इस वीडियो में तो आप मेरे को बता दीजिए, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, मैं पक्का आपकी हेल्प करूँगी उसमें। और जो भी मेरे पास सोर्स होगा, जो जो भी आपको चाहिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा मैंने 2 स्ट्रेटजी वीडियो और शेयर करी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अगर आपको उनकी नीड है तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा। और मैंने अगर कुछ भी मिस किया है इस वीडियो में, लाइक मैंने कोई भी चीज़ नहीं बताई है कि कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दिया इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो भी आप मेरे को, हाँ चलो इससे मेरे को एक चीज़ और याद आई कि वोकैब प्रोडिजी बुक मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। उस बुक को आप कीजिए, मैंने वो बुक किया, मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है वोकैब को लेके। वोकैब प्रोडिजी बुक ना आपको डेली पढ़नी है, डेली उसको 25 से 30 मिनट दीजिए। और एक चीज़ ना देखो, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बिना कंसिस्टेंट रहे हम नहीं कर पाएंगे इंग्लिश को। इंग्लिश कंसिस्टेंसी मांगती है। 1-2 दिन का गैप बाई चांस आपसे हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ आप कंसिस्टेंट रह के कीजिए इंग्लिश। बिकॉज एक तो ना इंग्लिश टाइम लेगी, बहुत टाइम लेगी मैथ और रीजनिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। और इंग्लिश में कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, और आपको ना पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप ऐसे शो नहीं कर सकते कि मतलब मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ और मेरा नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज हार्ड वर्क पेज ऑफ, हम जानते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो कहीं भी ख़त्म, मतलब ख़राब नहीं होने वाली है, और ये एक ना एक दिन आपको पे ज़रूर करेगी। तो आप ना कंसिस्टेंट रहिए। और मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने मैंने कोई भी यहाँ पे कुछ भी मिस किया है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं नहीं दे पाई हूँ, अगर मैं भूल गई हूँ, तो आप मेरे को डीएम कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जैसे भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं पक्का आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। किसी भी सोर्स से रिलेटेड, किसी भी बुक से रिलेटेड मेरे पास कोई PDF होगी तो मैं शेयर करूँगी। और 2 स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने शेयर की हैं अपनी, एक क्वांट के लिए है और एक मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी वीडियो है, वो मैंने शेयर की है, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया मैंने। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मैं चलती हूँ, बाय बाय। और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी तैयारी के लिए। मैं प्रे करूँगी कि आपके सारे एग्ज़ाम्स इस बार बहुत अच्छे हो जाएं और आप इस बार सिलेक्शन ले लें। बाय बाय।